हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सीए अनुरंजन सानी और आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो, मैं ये वीडियो ना दो पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट 1 जिसमें मैं सिखाऊंगा 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और जो रिमेनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बच जाएंगे वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊँगा। ठीक है। और हाँ, मान के चलना कि अगर आप ये 7 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप समझ गए तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग की फाउंडेशन को अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा देखो, मेरा ना एक दोस्त है राहुल। वेरी गुड जी। ये देखो, ये है मेरा दोस्त। ठीक है, स्मार्ट सा। तो हम राहुल का एग्जांपल लेके ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, राहुल ने एक शॉप ओपन करी मोबाइल फ़ोन की। राहुल ने एक शॉप ओपन करी, वो बिज़नेस में यानी कि शॉप में 5 लाख रुपए उसने डाले। इट मीन्स शॉप में डाले तो राहुल ने उसका मतलब कैपिटल डाली। तो शॉप की अकाउंटिंग बुक्स में लिखा जाएगा कि राहुल ने 5 लाख रुपए यानी कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया शॉप में। ठीक है। अच्छा, दिन के एंड में राहुल ने शॉप से 3,000 रुपये निकाले पर्सनल खर्चे के लिए। अपने बच्चे की फ़ीस भरनी होगी, कुछ भी राशन सामान पानी कुछ भी लेना होगा। इट मीन्स शॉप से राहुल ने यानी कि ओनर ने ड्राइंग्स करी। अच्छा एक बात बताओ, राहुल ओनर है, शॉप भी राहुल की है, तो ये कैपिटल अलग से क्यों रिकॉर्ड हो रही है और ड्राइंग्स अलग से क्यों रिकॉर्ड हो रही है? जो भी है राहुल का ही तो है। नहीं, अकाउंटिंग जो है ना वो ओनर को और उसके बिजनेस को ध्यान रखना डिफरेंट मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकाउंटिंग बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है कि ओनर कौन है शॉप कौन है, मैं दोनों को डिफरेंट मानूंगा, मैं दोनों को सेपरेट मानूंगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि शॉप और राहुल माने जाएंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कल को शॉप में कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, तो केस तो चलेगा कोर्ट पे, वो शॉप के नाम पे चलेगा, राहुल के नाम पे नहीं चलेगा। क्लियर? अकाउंटिंग ओनर को और ओनर के बिजनेस को बिल्कुल अलग मानता है। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको एक और वर्ड दिया जाता है, उसे कहते हैं, शॉप को बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, से भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम शॉप को एक अलग पर्सन मानते हैं। इसकी अलग अकाउंटिंग बुक्स बनेंगी, इनकम जो होगी शॉप की होगी, ओनर की नहीं होगी। अगर ओनर को शॉप से पैसा कुछ निकालना है तो वो ड्राइंग्स माना जाएगा। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि ओनर और शॉप दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दोनों को एक नहीं माना जाएगा। क्लियर? चलो भाई, राहुल पहला कॉन्सेप्ट तो समझ गया। सेकंड आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या हुआ, राहुल मेरे पास आया, उसने बोला भाई मेरा जो एम्प्लॉयज़ है शॉप में बड़े खुश है, इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ अकाउंटिंग बुक्स में। मैंने बोला रुक जा भाई रुक जा, पहले ये अलग कॉन्सेप्ट समझ जा। राहुल को मैंने बताया कि जो भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उसको तो रुपी टर्म्स में मेजर कर सकता है उसको तो रिकॉर्ड कर ले, जिसको रुपी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता उसको रिकॉर्ड मत कर। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल के एम्प्लॉयज़ में बड़े खुश हैं, क्या बात है, क्या सेल हुई है शॉप की, तो बहुत ही खुश है। अच्छा, जो खुशी है एम्प्लॉयज़ की उसको आप मेजर कर सकते हो रुपी टर्म्स में? नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन ना, शॉप में फर्नीचर परचेज़ किया, कभी कभार जब कस्टमर्स नहीं होते तो आराम करना होता है एम्प्लॉयज़ को, तो उनके लिए चेयर ली, टेबल ली। अच्छा बताओ, फर्नीचर जो लिया उसको रुपी टर्म्स में कर सकते हैं मेजर? यस। तो इट मीन्स फर्नीचर का जो ट्रांजेक्शन परचेज़ किया उसको रिकॉर्ड हम कर सकते हैं
इट मीन्स मनी मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसको आप रुपी टर्म्स में मेजर कर सकते हो तो सिर्फ अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी वही बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, एम्प्लॉय बड़े खुश है, एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा, आपकी शॉप की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई आप ही की शॉप से, राहुल की शॉप से ही मोबाइल ख़रीदता है, तो क्या आप उसको ब्रांड रेपुटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। तो वो अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? लेकिन आपके पास इनकम आया, आपने फर्नीचर परचेस किया, आपने कार परचेस करी शॉप के लिए, आपने एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आप शॉप का इंश्योरेंस प्रीमियम कर पे करते हो, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि प्रीमियम को आप मनी मेजरमेंट टर्म्स में कर सकते हो रिकॉर्ड। ठीक है, चलो क्लियर, सेकेंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। राहुल फिर मेरे पास आया, उसने कही उड़ती उड़ती ये टर्म सुन ली और कहता बता भाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने राहुल को बताया देख गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग जो होती है वो ये मान के होती है कि बिज़नेस कभी भी बंद, कभी भी क्या कि बहुत लंबे समय तक बंद नहीं होगा। बिज़नेस आज भी चल रहा है, बिज़नेस पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अकाउंटिंग इस बेस पे होती है हमेशा। और अगर अकाउंटिंग इस बेस पे नहीं होनी, इसका मतलब अगर लग रहा है कि अगले 6 महीने में राहुल की शॉप बंद होने वाली है, तो वो अलग तरीके से अकाउंटिंग होगी और वो आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा अपने यूज़र्स को। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी बिज़नेस आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो आपको कोई डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अकाउंटिंग मान के होती है कि बिज़नेस आगे चलता रहेगा। अब मैंने क्या बोल दिया, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। देखो, अगर राहुल को लग रहा है कि अगले 6 महीने में मेरा शॉप जो है हो जाएगी बंद, ठीक है, तो अकाउंटिंग के टाइम आपको ये जो इवेंट है आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन राहुल को लग रहा है कि भाई मेरा बिज़नेस चल रहा है फर्स्ट क्लास, ये आगे चलता रहेगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है मुझे अपना बिज़नेस चलता हुआ दिख रहा है, इट मीन्स फोरसीएबल फ्यूचर। तब आपको अकाउंटिंग करते समय कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना क्योंकि यूजर्स मान के चलते हैं कि आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है। एग्जांपल देता हूँ, आपने एक मशीनरी परचेस करी, ठीक है, मशीनरी परचेस करी है आपने 10 लाख रुपए की, आप इसको एक्सपेंस नहीं दिखाते, आप इस पर हर साल 10 साल तक, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाओगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा बिजनेस अगले 10 साल तक चलता रहेगा, इसलिए आप इसको मशीनरी को अभी एक्सपेंस बुक ना करके 10 साल में धीरे 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 1-1 लाख करके बुक करते जाओगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर मान के चलो कि बिज़नेस अभी अगले साल बंद हो जाएगा, तब इसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी और आप इसको एक्सपेंस एकदम से बुक कर दोगे। क्लियर? चलो ग्रेट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। राहुल भाई साहब फिर से मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने बोला देख भाई, फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले साल 24-25 में ना मुझे 10 लाख की इनकम हुई थी। मैंने बोला बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। उसने बोला कि मैंने ना एग्री किया था पिछले साल कि मैं ना जितने भी एजेंट हैं जो मेरी मार्केटिंग करते हैं मेरी शॉप की बाहर, उनको मैं 10% अपनी इनकम का पे करूँगा। तो उसने बोला मैं इस साल ना 25-26 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख रुपये, 1 लाख पे कर रहा हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कहता देख, पिछले साल 10 लाख की इनकम हुई, इस साल मैं इनको 1 लाख पे कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 लाख। मैंने बोला रुक जा भाई, रुक जा, अभी रुक जा। तूने पिछले साल 10 लाख रुपए कमाए जिस पे तुझे 10% कमीशन पे करनी थी अपने एजेंट्स को, और वो तो 10% यानी कि 1 लाख इस साल पे कर रहा है जो बेस्ड है पिछले साल की इनकम पे।
बहुत गलत कर रहा है तू मैचिंग कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस टाइम पीरियड में आपने इनकम अर्न करी उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंस को आपको कंसिडर करना है। या फिर अगर मैं उल्टा बोलूँ, जिस टाइम पीरियड में आपने एक्सपेंस इनकर किया उसी टाइम पीरियड की इनकम को आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 24-25 में इनकम कमाई तो 24-25 में जो एक्सपेंस आपने इनकर किए वो इसी के अगेंस्ट कंसिडर होंगे। या फिर जैसे एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस जो है 24-25 की इनकम के लिए है, तो आप इसको 25-26 में नहीं 24-25 में रिकॉर्ड करोगे। तो आप क्या बोलोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, जब 24-25 फाइनेंशियल 24-25 का प्रॉफिट निकाला होगा राहुल ने, तो क्या बोला होगा? भाई 10 लाख रुपए है, ठीक है, बाकी जो एक्सपेंसेस है मेरे मान के चलो 3 लाख रुपए है, उसमें अभी ये नहीं है, ये वाला एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकाला? 7 लाख रुपए। राहुल ने बोला मैं 7 लाख का प्रॉफिट हुआ 24-25 में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सपेंस तो इसने कंसिडर करा ही नहीं, पे नहीं किया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस तो इस इनकम से रिलेटेड है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है भाई मुझे नहीं मतलब कि आपने एक्सपेंस कब इनकर किया, मुझे मतलब है अगर वो एक्सपेंस इस टाइम पीरियड की इनकम से रिलेटेड है तो उसी टाइम पीरियड में उसको कंसिडर करो। इट मीन्स 24-25 में कितना प्रॉफिट माना जाएगा? 10 लाख रुपए का इनकम, 3 लाख रुपए की वैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस और 1 लाख रुपए का कमीशन, ये वाली, तो कितना हो गया? 6 लाख। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 7 लाख का नहीं हुआ। और 25-26 में इस एक्सपेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये 24-25 में हो चुकी है। बस मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है। क्लियर? चलो जी, राहुल भाई साहब खुश। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आप सबको पता होगा, एग्जांपल लेता हूँ कि डेप्रिसिएशन के 2 मेन मेथड होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं पर 2 सबसे ज़्यादा मेन मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड। ये मेथड कैसे काम करते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, ये आगे आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। पर अभी समझो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। आपने ईयर वन में 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब आप 10 साल के लिए इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। आपने बोला भाई मैं लगाऊंगा SLM में, ठीक है। इस मीन्स आप ईयर 1 में कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 1 लाख, ठीक है। ईयर 2 में 1 लाख, ऐसे आप 10 साल तक 1 लाख लगाते जाओगे। आपने क्या बोला भाई, 3 साल के बाद 3 ईयर्स बाद राहुल हो गया बोर, उसने बोला अब मैं SLM नहीं WDV लगाऊंगा। राहुल ने क्या किया? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फिर से फुलफिल नहीं किया। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई भी अकाउंटिंग मेथड आपने लगाना शुरू किया उसको कंसिस्टेंटली हर साल लगाते जाना है, बीच में चेंज नहीं करना। जैसे अगर राहुल ने SLM लगाना शुरू किया तो उसको SLM ही लगाना पड़ेगा अगले 10 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है, देखो ये कॉन्सेप्ट ना रिजिड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है अगर आप चाहते हो बीच में चेंज करना तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में आपको अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं करना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट एसेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज नॉट ओनली अकाउंटिंग मेथड और भी होते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्लियर? चलो ग्रेट। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। देखो इसको ना एक और टर्म बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रूडेंस।
इस कॉन्सेप्ट को प्रूडेंस भी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कि आगे आने वाले सालों में या इस साल में आगे आने वाले महीनों में आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अकाउंटिंग हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन एस्टिमेटेड लॉस अकाउंटिंग बोलता है इसको रिकॉर्ड करो। ये क्या बात हुई? हाँ जी, अकाउंटिंग का यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर राहुल को लग रहा है कि उसने 10,000 का मोबाइल किसी कस्टमर को पे किया और वो कस्टमर आगे आने वाले महीनों में या दिनों में वो पे नहीं करने वाला, तो राहुल को ये जो लॉस है ना, इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में, ठीक है। लेकिन अगर राहुल को लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में ना बढ़िया दिवाली ऑफर निकालूंगा, मेरी सेल हो जाएगी 10-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार एक दिन में, ठीक है, तो आगे आने वाले दिवाली पीरियड में जो प्रॉफिट होने वाला है राहुल को, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। यही कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एक लाइन होती है बड़ी फेमस कि एंटीसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। क्लियर? अगर आगे आने वाले दिनों में टाइम पीरियड में लॉस होने वाला है तो उसको करना है कंसिडर, प्रॉफिट को मारो इग्नोर। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। सिंपल एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। कोई भी चीज़ अगर मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल माने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करोगे आप रिकॉर्ड। और अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको रिकॉर्ड ही मत करो या फिर इसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करो। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर राहुल ने शॉप में एक मशीनरी परचेज करी, कितने रुपए की? 1 करोड़ रुपए की, तो राहुल इसको रिकॉर्ड करेगा एज एन एसेट। ऑब्वियसली एसेट है भाई, 1 करोड़ की मशीनरी परचेज करी है, और उस पर लगाएगा डेप्रिसिएशन, मतलब 1 करोड़ को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएगा, उसको करेगा एसेट बुक, और अगले आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में इसको करेगा डेप्रिशिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यानी कि बहुत मटेरियल है। उसी दिन ना राहुल का हो गया था कैलकुलेटर ख़राब हिसाब करने के लिए, तो राहुल ने कैलकुलेटर भी परचेज़ किया। कितने रुपए का? 300 रुपये का। एक बताओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है? ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या राहुल बोलेगा कि कैलकुलेटर मेरा एसेट है? नहीं, कैलकुलेटर इज नॉट एन एसेट। तो क्या करेगा राहुल? कैलकुलेटर को सीधा एक्सपेंस दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 300 रुपये का। इस पर कोई डेप्रिसिएशन चेंज चार्ज नहीं करेगा, एक बारी में एक्सपेंस दिखा देगा। तो यही बोलता है कि मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉर्ड करो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिकॉर्ड या तो मत करो, अगर रिकॉर्ड करना है तो उसको अलग तरीके से करो। अच्छा, दिन के एंड में जब शॉप बंद होने लगी तो 2 रुपये का हिसाब नहीं बन रहा था खाते में राहुल का, तो क्या 2 रुपये के लिए कुछ स्टेप लेगा राहुल? नहीं लेगा। वो बोलेगा 2 रुपये इज़ नॉट अ मटेरियल अमाउंट फॉर हिम, तो उसको इग्नोर कर देगा और अपने दिन की बुक्स क्लोज कर देगा। लेकिन राहुल को पता चला भाई 2 लाख रुपए का घपला है, उसके एम्प्लॉय 2 लाख रुपए घपला कर लिया। दिन जब वो एंड ऑफ द डे अपनी बुक्स क्लोज करने लगा, शॉप का शटर बंद करने लगा, उसको लगा 2 लाख रुपए का घपला है भाई। इट मीन्स 2 लाख इज़ अ मटेरियल अमाउंट।
फॉर राहुल, तो वो इस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, इसको इग्नोर नहीं करेगा। यही कहते हैं मटेरियल कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग सिर्फ उन चीज़ों की करो जो मटेरियल है इन द आइज ऑफ ओनर, इन द आइज ऑफ बिजनेस। अच्छा, किसी के लिए 2 लाख जो है वो इमटेरियल होगा, किसी के लिए 2 लाख जो है वो बहुत मटेरियल होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द टर्नओवर, रेवेन्यू और द बिजनेस नेटवर्थ। बिजनेस कितनी नेटवर्थ है, बिजनेस में कितने इनकम है, कितने एक्सपेंस है, उसके बेस पे जो वैल्यू है वो मटेरियल या इमटेरियल हो जाती है। क्लियर? चलो, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। मैं फटाफट से देता हूँ ब्रशअप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओनर और उसका बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिपीट टर्म्स में मेजर हो सकती है उसको करना है रिकॉर्ड, और जो नहीं हो सकती उसको करना है इग्नोर। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब अकाउंटिंग ये मान के चलती है कि बिजनेस कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस अब टाइम पीरियड में आपने इनकम अर्न करी उसी टाइम पीरियड का एक्सपेंस आपको कंसिडर करना है, या फिर जिस टाइम पीरियड में आपने एक्सपेंस इनकर किया उसी टाइम पीरियड की इनकम आपको कंसिडर करनी है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग मेथड जब आपने स्टार्ट किया लगाना, आगे भी वही अकाउंटिंग मेथड आपको लगाते जाना है, बीच में चेंज नहीं करना। अगर करोगे तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मतलब कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको करने हैं इग्नोर, और एस्टिमेटेड लॉस आपको करने हैं कंसिडर। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी वैल्यू या ट्रांजेक्शन अगर मटेरियल है, उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ओनर के लिए, उसको करना है कंसिडर। और अगर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है ओनर के लिए या बहुत छोटा अमाउंट है, उसको करना है इग्नोर, या फिर उसकी काउंटिंग होगी अलग तरीके से। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है क्लियर, पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ click the like button and share this video with your friends, and हाँ, please subscribe to my channel for more such type of videos। and अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।